हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के गुणांकों की तुलना। चैप्टर नंबर 3 में ये हम देखेंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग बना रहे थे, उस युग्म में जो उनके गुणांक हैं, उनके गुणांकों की तुलना हम कैसे करते हैं और उसके हल क्या क्या आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमको आज पढ़ना है और जानना है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि जो रैखिक समीकरण युग्म है, उन युग्मों को किस रूप में लिखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको रैखिक समीकरण के बारे में बताया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है, तो उसी तरह से हम युग्म के बारे में हम जानेंगे। जैसे आप समीकरण ले लीजिए, समीकरण आपका यही होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। समीकरण के बारे में आपको यही हमने बताया था कि ये समीकरण होता है, रैखिक समीकरण दो चर वाले यही होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला अगर समीकरण आप रखते हैं इसको, तो पहले समीकरण के लिए आपका जो गुणांक हो जाएगा ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा। इस तरह से ये पहला समीकरण हो जाता है। पहले समीकरण के लिए गुणांक होता है a1 b1 c1। ठीक है, अब इसी तरह से जब दूसरा समीकरण लेंगे तो दूसरे समीकरण के लिए हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टू वेरिएबल लीनियर पेयर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या है इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के गुणांकों की तुलना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये दो चर वाले x और y ये दो चर हो गए। ठीक है, x y दो चर हो गए दोनों में, और दो चर वाला ये रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी रैखिक समीकरणों का जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म का जोड़ा, तो जोड़ा में a b c लेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमने क्या ले लिया, पहले समीकरण के लिए गुणांक ले लिया a1 b1 और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हमने ले लिया c1। दूसरे के लिए लिया a2 b2 और कांस्टेंट टर्म को c2। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से इक्वेशन का है। a1 का मतलब है पहले इक्वेशन का और a2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का, b1 का मतलब पहले इक्वेशन का, b2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का, c1 का मतलब पहले इक्वेशन का और c2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का। तो इस तरह से जो है हमने ले लिया है। अब इसको हम रखेंगे और रख करके तुलना करेंगे। कैसे, तो यहाँ से आपका होता है, यदि इस तरह से आ जाए a1 अपान में a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2। ठीक है, अगर पहले में ही ऐसा दे दे, अगर हम तुलना करें a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, दैट मीन्स a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, देन ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंटली ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी केवल और केवल एक हल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, केवल एक हल। इसका केवल एक हल होगा। अगर इस तरह से आ जाता है तो इसका अगर पूछेगा कि कितने हल होंगे, ठीक है, तो केवल एक हल होंगे। और जब ग्राफीय विधि से दिखाएंगे तो ग्राफ पर क्या होगा, तो ग्राफ पर ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, यानी ये प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करती
है। या क्या करेगा, ग्राफ पर, ये ग्राफ के लिए प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदित करती है किस पर, ग्राफ अगर बनाएंगे ग्राफीय विधि से हल करके तो प्रतिच्छेदित करेगा, नहीं तो बीजगणितीय विधि से केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे कि कब ये प्रतिच्छेदित करेगा ग्राफीय विधि में, या केवल और केवल एक हल होगा बीजगणितीय विधि में, तो जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2, तो उस समय बीजगणितीय विधि से हल करने पर केवल और केवल एक हल निकलेगा, यानी x का एक मान आएगा, y का एक मान आएगा। ठीक है, C2 कांस्टेंट टर्म, यानी दोनों समीकरण को हल करने पर x और y का केवल एक मान आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा मान नहीं आएगा। ठीक है, और जब ग्राफ पर करेंगे तो ग्राफीय विधि से हल करने पर क्या होगा कि जो ऐसे लाइन बनता है समीकरण का, वो कहीं ना कहीं जाकर के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देगा। बात समझ में आ रहा है। अब दूसरा, इसको मिटाते हैं, मिटाने के दूसरा कर रहे हैं। दूसरा इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका समीकरण है तो इसको भी मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, दूसरा क्या होता है, ये तो पहला हो गया। ठीक है, दूसरे में a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, सॉरी a2 ये हो जाएगा c2। ठीक है, अगर इस तरह का कंडीशन आता है, कंडीशन ही है, ठीक है, तुलना करेंगे तो तुलना में ये कंडीशन दिखाया जा रहा है। अगर ऐसा कंडीशन आता है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, दैट मींस ऑल द रेशियोज आर इक्वल। अब इस अगर देन ये क्या होगा, प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, ये संपाती होगा, कोलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। और यहाँ केवल और केवल एक हल था ना, यहाँ पर अनंतः अनेक हल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, अनंतः अनेक हल। अनेक हल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनंतः अनेक हल होगा और संपाती हो जाएगा। संपाती, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कोलिनियर। ठीक है, इसके हो जाएंगे मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, कोइंसिडेंट, मेनी सॉल्यूशन एंड कोलिनियर। समझ में आ रहा है, यानी अनंतः अनेक हल होगा और ये संपाती हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद करेगा। ग्राफ के लिए संपाती, संपाती का मतलब एक ही लाइन पर जाएगा, संपाती मतलब एक ही लाइन पर जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, इसमें यदि तुलना करेंगे a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। देख लीजिए तीनों, ठीक है, तब क्या होगा, कोई हल नहीं। तब क्या होगा, कोई हल नहीं, यानी दोनों समीकरण जो दिया रहेगा उस समीकरण का में x और y का जो मान होगा वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो संपाती था, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा समानांतर। यहाँ क्या हो जाएगा, समानांतर। यानी जो लाइनें बनेगी, जो रेखा बनेगा, वो रेखा दोनों समीकरण के लिए